नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1.11। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 1.12 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.12 के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. यानी हमें दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स दिए गए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 मीटर है। दोनों ही स्फीयर्स का अपना एक चार्ज है जो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है, अपने पॉजिटिव साइन के साथ दिया हुआ है। मतलब दोनों ही अगर चार्ज स्फीयर पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे, वही हमें निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें दिया गया है दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर जिनके सेंटर से डिस्टेंस है जो वो है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। जो Q1 नाम देते हैं हम फर्स्ट स्फीयर के ऊपर चार्ज को, जो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। इसी तरह जो Q2 है उसकी वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है। हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है तो रिपल्सन काम करेगा। मतलब इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। तो हम कूलम लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू जो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q1 एंड Q2 दोनों ही सेम हैं, डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। इसको 0.5 को हम 5/10 लिख लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में इजी हो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम। 9 इंटू 6.5 का जो स्क्वायर होगा वो 42 इंटू 65 होगा। यहाँ पे जो है डॉट है पॉइंट, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 14 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, मतलब 10 टू द पावर माइनस 5 बचेगा ये, क्योंकि माइनस अपने मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। डिवाइड बाय 5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा और 10 का स्क्वायर ऊपर जाके 100 बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे 25 से जो ये कटेगा ये 1.69 पर कटेगा। और बस आगे कैलकुलेशन का ही पार्ट है, आप कर लीजिए। 1.69 की इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 169 की 9 से 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 62 9 1 जा एंड 5 यानी 15.21 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3, डेट इज़ आवर आंसर। ये हमारा जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है ये दोनों ही स्फीयर्स के बीच में एक्ट कर रही है। तो नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबोव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्व्ड। मतलब जो हमें चार्ज स्फीयर्स दिए गए हैं, यदि इन दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई कर दे 2 से, दोनों ही चार्ज की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जो डिस्टेंस है इसको आधा कर दें, जो पहले डिस्टेंस है उसको आधा कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे फोर्स पर। हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये पढ़ा था फॉर्मूला हमने। अब दोनों ही चार्ज की मल्टीप्लाई हो गई है 2 से, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो गई, इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से हो गई, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो आधा हो गया, मतलब कि R/2 हो गया। तो हमारा जो पहले आंसर आया था उसमें क्या एक्स्ट्रा 2 और 2 यही 4 से तो मल्टीप्लाई हो गई उस आंसर की,
1/4 से डिवाइड होगा क्योंकि 1/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 डिवाइड बाय 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 के Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ये तो हमने निकाल लिया ना आंसर पहले ही अपना। और जो ये 4 है 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब 16 मल्टीप्लाई के Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। जो हमारा पहले आंसर आया था, जो हमने पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स निकाली थी दोनों ही स्फीयर्स के बीच में, अब उसकी मल्टीप्लाई 16 से हो जाएगी। ये 16 क्यों आया? क्योंकि दोनों ही चार्ज की मल्टीप्लाई 2 से कर दी गई है सेकंड पार्ट में, और जो डिस्टेंस है वो आधा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 16 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे जो पहला आंसर था, क्या आंसर था हमारा पहला? 15.21 इंटू 10⁻³ ये आंसर था। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 16 से कर देते हैं तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको 16 से जो हमारा पहले आंसर आया था उसकी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.13। Suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? जो क्वेश्चन नंबर 1.12 में हमें स्फीयर्स दिए गए थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दो स्फीयर A एंड B जो हमें क्वेश्चन नंबर 1.12 में दिया गया था, दोनों ही स्फीयर्स पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो सेम था, हमने इसे Q मान लिया। और जो Q की वैल्यू गिवन थी हमें वो थी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब एक ऐसा ही स्फीयर जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो अनचार्ज है, उसको सबसे पहले ए स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। इस स्फीयर की जो डायमेंशन है बिल्कुल दोनों ही स्फीयर जैसी है, मतलब साइज़ दोनों तीनों का ही सेम है। तो इस अनचार्ज स्फीयर को सबसे पहले एक स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि दोनों स्फीयर का जो साइज़ है वो सेम है, तो ये आधा आधा चार्ज आपस में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर भी Q/2 चार्ज रह जाता है और इस पर भी Q/2 चार्ज रह जाता है। उसके बाद इनको अलग कर लिया जाता है और Q/2 चार्ज को अब इस चार्ज बी स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा। अब क्या होगा, जो टोटल चार्ज है उसको भी ये आधा आधा बांट लेंगे। इस पर Q/2 चार्ज है, उस पर Q चार्ज है, मतलब जो टोटल चार्ज है वो है Q/2 + Q, यानी 3Q/2 ये टोटल चार्ज है। अभी जब कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो ये आधा आधा चार्ज बांट लेंगे, मतलब जितना ये टोटल चार्ज है इसका आधा चार्ज ये आपस में बांट लेंगे, मतलब 3Q/4 चार्ज 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3Q/4 चार्ज इस पर रह जाएगा और जो 3Q/4 चार्ज है, जो 3Q/4 चार्ज है वो इस पर रह जाएगा। अब फाइनली हमसे पूछा गया है, अब ऐसी सब प्रक्रिया करने के बाद जो चार्ज इस पर बचा और जो चार्ज इस पर बचा, दोनों ही चार्ज में क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वही हमने फॉर्मूला तो पता ही है, Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय R²। जो K था वो एज इट इज़ है, Q1 की वैल्यू है जो Q/2 और जो Q2 की वैल्यू है वो 3Q/4 डिवाइड बाय R²। तो ये आ जाएगा 3/8 Q² डिवाइड बाय R²। जो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 15.21 इंटू 10⁻⁻3, यानी 3/8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15.21 इंटू 10⁻⁻3 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 8 है, आप इसको 8 ही समझना, कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लगेगी सभी प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है। और जो डिस्टेंस था ये सेम ही था, R², डिस्टेंस तो R ही होगा ना, स्क्वायर तो फॉर्मूले में आता है। तो नोट कर लीजिए आप
अगर आप करना चाहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.14, फिगर 1.33 शो ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हमें एक फिगर दी गई है जो मैंने वाइट बोर्ड पर बनाई हुई है। इसमें जो 3 चार्ज पार्टिकल के जो ट्रैक दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है ऊपर, ये नीचे नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच से ट्रैक दिखाए हुए हैं जो कि 3 चार्ज पार्टिकल के हैं। हमें बताना है कि कौन सा ट्रैक किस चार्ज पार्टिकल का है, वो नेगेटिव का है पॉजिटिव का। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया है। ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ऊपर वाली 2 लाइनें जो 2 ट्रैक दिखा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे डिफ्लेक्ट हो रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब ये हमें पता चल गया है कि फर्स्ट और जो सेकंड ट्रैक दिखाया गया है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का ट्रैक है, और जो थर्ड ट्रैक दिखाया गया है ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट सेकंड है वो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो थर्ड दिखाया गया है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। सबसे पहले यहाँ नेगेटिव लिख लेते हैं हम, क्यों ये नेगेटिव पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया था, साइन बताना था हमें। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो बताना है हमें इन तीनों में से किसका सबसे ज़्यादा है, यानी चार्ज टू मास रेशियो। इस रेशियो की सबसे ज़्यादा वैल्यू कब आएगी, जब चार्ज ज़्यादा होगा और मास कम होगा, यानी चार्ज होगा ज़्यादा और मास होगा कम, तब इस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्योंकि नीचे वाली डिनोमिनेटर अगर कम होगा तभी तो रेशियो ज़्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। तो हमें बताना है कि किस ट्रैक का चार्ज टू मास रेशियो जो है ज़्यादा आएगा। अब जिस भी पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी उस पर। अगर इस ट्रैक वाले पार्टिकल पर चार्ज ज़्यादा है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा मुड़ेगा वो, और अगर कम होगी तो वो कम मुड़ेगा। हम देख पा रहे हैं ऊपर वाले दोनों पार्टिकल हैं जो उनमें डिफ्लेक्शन कम हो रही है, इसका मतलब उन पे चार्ज भी कम है। और हाँ, जिसका मास ज़्यादा होता है वो कम डिफ्लेक्ट होता है, जो हल्की चीज़ होती है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है। मतलब इसके साथ दोनों चार्ज भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मास भी सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मास भी है वो कम है, इसी वजह से ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसका चार्ज भी ज़्यादा है, मतलब फोर्स भी इस पर ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो भी से ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है नीचे की तरफ। हम देख पा रहे हैं ऊपर वाले कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और नीचे वाली ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर भी थर्ड है। थर्ड ही ट्रैक वाले पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, ज़्यादा चार्ज इस पर होगा जब भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, और कम मास होगा तभी डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर है जो 3 है, सेकंड वाले आंसर का। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो थर्ड पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। दिस इज़ आवर आंसर। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया गया है डायग्राम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.15, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³, इसके बाद I दिया गया है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन को। इसका मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है वो है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब देखते हैं हमसे फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। मतलब एक स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड है जो वो है YZ प्लेन में। इस तरह से हमें एक स्क्वायर दिया गया है।
ये डायरेक्शन शो कर रहा है वाई एक्सिस, और ये है जो जेड एक्सिस है। मतलब इस तरह से जेड एक्सिस है और ऊपर की तरफ वाई या एक्स डायरेक्शन इस तरह से है। और इस स्क्वायर की जो साइड दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अगर एरिया निकालने की बात करें हम इसका एरिया वो होगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, यानी 0.01 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। जो कोस थीटा के अंदर थीटा होता है ये एंगल होता है किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो नॉर्मल होगा, मतलब इस स्क्वायर के जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसे ही नॉर्मल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो थीटा है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल प्लेन का वो पैरेलल है। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे नॉर्मली अपने आंसर को पाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो 3 × 10⁻³ और जो एरिया है हमने कैलकुलेट किया है 0.01 मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू में थीटा 0 है तो कोस 0 की वैल्यू होगी 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर होगा, 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। What is the flux through the same square if the normal to the plane makes a angle 60 degree with the x axis? अगर ये नॉर्मल, इस स्क्वायर का नॉर्मल है जो ये 60 डिग्री का एंगल बनाए x एक्सिस के साथ, मतलब कुछ इस तरह से एंगल बनाए 60 डिग्री का, तो क्या होगा। सिंपली फिर हम थीटा की जगह 60 पुट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। अब जो बी पार्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सॉरी फ्लक्स है, आप इसको फ्लक्स ही समझना। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे जो इसकी वैल्यू होगी E × A कोस 60 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू होगी जो 1/2। इसका आंसर आ जाएगा जो 15 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर। ये हमारा होगा जो बी पार्ट का आंसर होगा। नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें।